गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे और टैक्सोनॉमी जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, नोट्स आपको हम पीडीएफ में अवेलेबल करवा देंगे और हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, है ना। आपको हम डीपीपी देंगे, आप उनको सॉल्व करें। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करें। तो हम ये पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करने वाले हैं और लाइफ किसी एक रूप या एक फॉर्म में नहीं मिलती, है ना। जैसे कैमल के फॉर्म में नहीं है, लाइफ काऊ के फॉर्म में भी है। और अपन ने डिस्कस करा कि इस अर्थ पर कई सारी स्पीसीज मिल रही हैं। तो लाइफ चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, तो लाइफ किसी एक फॉर्म में नहीं है, लाइफ कई फॉर्म में है। बोले तो लाइफ आर फाउंड इन मैनी फॉर्म, राइट। लाइफ क्या है, कई फॉर्म में मिल रही है। तो लाइफ का कई फॉर्म में मिलना, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, है ना, है ना। लाइफ क्या है, कई फॉर्म में मिलती है, इसलिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी। और इस बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए ही एक सब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। क्लियर। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्लियर, अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब, अगर हम उसको लॉज, क्लियर। तो वास्तव में टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या निकल के आया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, राइट, जो स्पीसीज हैं, क्लियर, उनको हम एक सीरीज में अरेंज कर रहे हैं और उनको अरेंज करने के जो नियम है या जो लॉज हैं उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, टैक्सोनॉमी में। तो वास्तव में टैक्सोनॉमी की जो डेफिनेशंस है वो क्या है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर of classification, that is called taxonomy. The study of principle and procedure of classification. That is called taxonomy. तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भाई हम देखो समझने की कोशिश करना, हम जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स, जो प्लांट की भी हो सकती हैं, है ना। प्लांट से रिलेटेड जो ब्रांच है वो कहलाती है प्लांट टैक्सोनॉमी और एनिमल से रिलेटेड जो टैक्सोनॉमी वो कहलाती है एनिमल टैक्सोनॉमी। लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल टैक्सोनॉमी बेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अरेंजमेंट, जो स्पीसीज हैं, एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनको एक निश्चित सीरीज या ऑर्डर में अरेंज करने के जो लॉज हैं उनकी स्टडी कहलाती है, उनकी रिलेटेड ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। और एक स्पेसिफिक सीरीज या क्लास में क्लासिफाइड आप कर रहे हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल और उसका जो प्रोसीजर है उसकी स्टडी हम करते हैं इसी ब्रांच के अंदर, टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट। क्लियर। ये जो साइंटिस्ट हैं ये यही स्टडी करते हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा था, है ना,
मैंने कहा था कि इस अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स हैं, है ना, जितनी भी लिविंग वर्ल्ड है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, क्लियर प्रेजेंट है, हम उनमें से केवल 2% ही क्या है डिस्कवर कर पाए हैं और 98% अप्रोक्सीमेटली क्या है अभी अनडिस्कवर्ड है, जिनको अभी तक हमने डिस्कवर्ड नहीं किया है। स्टूडेंट्स, एक बात और आपके मैं दिमाग में डाल दूं कि बायोडाइवर्सिटी की कंप्लीट स्टडी पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी बायोडाइवर्सिटी या इस अर्थ पर मिलने वाले जो स्पीसीज हैं उनकी कंप्लीट स्टडी कभी नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? समय के साथ नई स्पीसीज का ओरिजिन चालू है, नई स्पीसीज ओरिजिनेट हो रही हैं और समय के साथ साथ जो अर्थ पर पहले से जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे क्या है डिसअपीयर होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, डिस्टिंक्ट होती जा रही हैं। मान लीजिए ओशियन में इतने सारे स्पीसीज हैं, क्लियर, हम उनकी डिस्कवरी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कोई भी डिजास्टर आता है या कोई भी फैक्टर्स या कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण वो स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो चुकी, तो वो हमारे जो डाटाज हैं, हमारी नॉलेज है उसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो नॉलेज में आने से पहले, डिस्कवर होने से पहले क्या है वो क्या हो गई, डिस्टिंक्ट हो गई या डिसअपीयर हो चुकी या नष्ट हो चुकी है। तो मेरे कहना तो ये है हमारे बायोडाइवर्सिटी का जो डाटाज है आज भी अधूरा है और हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे प्रयास छोड़ दें जीवन को जानने के लिए। जीवन को जानने का हमारा अधिकतम प्रयास आज भी चल रहा है और हमेशा क्या है चलता भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहना क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो टैक्सोनॉमी है इसके अंदर दो तरह के फैक्टर्स, दो तरह की प्रोसीजर होती हैं। पहला, जो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं उनकी डिस्कवरी करना, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है उनकी स्टडी करना। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोनों में समझने की कोशिश करना कि टैक्सोनॉमी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, एक विशालतम सब्जेक्ट है जिसको कागजों में लिखना पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रयास चलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला, अर्थ पर जो स्पीसीज प्रेजेंट है और उसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है उसको डिस्कवर करना है। अब आप चाहकर तो कोई स्पीसीज डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि नहीं हमको वो स्पीसीज डिस्कवर करनी है, वो तो आप समय के साथ साथ आप अपना वर्क करते रहिए। कोई स्पीसीज आपकी नॉलेज में आती है तो आप उसको क्रॉस करिए कि क्या वो इसकी डिस्कवरी हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो उसको हम डाटा में इंक्लूड कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप नई स्पीसीज तब डिस्कवर करेंगे ना जब आपको जिनकी थोड़ी सी नॉलेज हो टैक्सोनॉमी के बारे में। इसलिए आप टैक्सोनॉमी अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अब कोई नॉर्मल पर्सन तो उसके सामने कोई नई स्पीसीज आ गई वो तो देख लेगा, फोटो खींच लेगा, है ना, उसके साथ सेल्फी और खिंचवा लेगा, लेकिन उसको ये थोड़ी पता है कि ये अभी तक अनडिस्कवर्ड स्पीसीज है, वो तो उसको जाने दे देगा। लेकिन अगर आपको टैक्सोनॉमी की स्टडी है तो आप शायद अट्रैक्ट हो, आपकी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि यार ये स्पीसीज तो आज तक देखा नहीं गया, हमने आज तक इसको कभी पढ़ा नहीं, क्या पता ये अभी तक अनडिस्कवर्ड हो। तो आप उसको क्या है उसको डाटा से क्रॉस करवाएंगे। अगर वो स्पीसीज नहीं होगी, बिल्कुल अनडिस्कवर्ड है, अभी पहली बार डिस्कवर्ड हुई है, तो हमारे जो डाटा है डाइवर्सिटी में उसमें एक नई स्पीसीज और क्या है ऐड हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो झारखंड के जो सीएम हैं उनके जो बेटे हैं उनका हेमंत सोरेन ऐसे कुछ नाम करके, माफ़ी चाहूँगा नाम मुझे पूरा पता नहीं है उनका, लेकिन हम आभारी हैं उनके कि इन्होंने डाइवर्सिटी में कैंकर या केकड़ों की 3 नई स्पीसीज की डिस्कवरी की। उनके फोटोग्राफी शौक ने जब कई सारे फोटोग्राफी वो कर रहे थे, तो जब उनकी फोटोग्राफी को साइंटिस्ट ने देखा क्लियर, तो उन्होंने
कैंकर की 3 ऐसी स्पीसीज देखी जो अभी तक अनडिस्कवर्ड थी, और उन्होंने उन कैंकर की जो स्पीसीज की जो नाम है वो उनके ऑनर के हैं, उनके सम्मान में, उनके ऑनर के अंदर ही क्या है रख दिए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए आप सर्च करें, है ना। तो मेरे कहना तो ये है कि कोई जिसको नेचर का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, या कोई भी इंसान, कोई भी है, जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही हो, जरूरी नहीं टैक्सोनॉमिस्ट ही हो, बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। अगर वो नई स्पीसीज डिस्कवर करता है तो उसको हम हमारे डाटा में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, चलता रहता है। कई बार स्टूडेंट नई स्पीसीज, साइंटिस्ट नई स्पीसीज डिस्कवर करने के लिए फॉरेस्ट में भी जाते हैं, नए नए एरियाज में घूमते भी रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर वो स्टडी करते हैं, नई स्पीसीज की कोई मिल जाए तो एक प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्पीसीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, जिनकी क्वांटिटी लाखों के अंदर है, उनकी स्टडी कैसे की जाए। अब कोई एक पर्सन तो एक स्पीसीज की डिस्कवरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी एक स्पीसीज की डिस्कवरी करनी है तो बेटा उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसका डाटा रखने के लिए भी मैन पावर चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो एक स्पीसीज के लिए ही डिस्कवरी करने के लिए कई रिसर्च सेंटर है, जैसे गॉट का रिसर्च सेंटर है, काऊ का रिसर्च सेंटर है, बेफेलो का रिसर्च सेंटर है, सिप का रिसर्च सेंटर है। तो सबके अलग अलग, है ना, ऐसे प्लांट के, क्रॉप्स के रिसर्च सेंटर हैं। तो अलग अलग रिसर्च सेंटर हैं, और एक रिसर्च सेंटर के अंदर हजारों की क्वांटिटी में, 1000 की क्वांटिटी में क्या है मैन पावर काम करती है, जिनमें साइंटिस्ट भी होते हैं, जिनमें क्लर्क भी होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं, कुछ मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, है ना। बहुत सारी मैन पावर, अलग अलग जो एम्प्लॉई हैं वो उसमें काम करते हैं। तो अगर एक स्पीसीज के लिए की स्टडी के लिए ही एक रिसर्च सेंटर के अगर आप 1000 की क्वांटिटी में अगर आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो आप सोचिए लाखों के, अगर मैं 7 लाख या 10 लाख भी मानूं तो उसके लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर सारी मैन पावर अगर इनकी स्टडी में ही लग जाएगी तो आप सोचें बाकी जो और वर्क हैं वो कौन करेगा, आपको कौन पढ़ाएगा, कौन कैमरा पर्सन का काम करेगा, है ना, कौन प्लेन उड़ाएगा, कौन ट्रेन चलाएगा, कौन आपके जो किराना की शॉप है, कौन, कई सारे जॉब प्रोफाइल है ना। तो वो वर्क कौन करेगा। इसलिए होता क्या है कि गवर्नमेंट या जो मेन जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के जो एनिमल जो प्लांट है उनके ही रिसर्च सेंटर बनाती हैं, बाकी को क्या है छोड़ देती है। बाकी के लिए फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है जो स्पीसीज, जो प्लांट्स, जो एनिमल 1 या 2 कैरेक्टर के बेसिस पे सिमिलरिटीज रखते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि एक क्लास में पढ़ने वाले, जैसे आप कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, है ना, एक एक को हम पर्टिकुलर नहीं पढ़ा सकते, हम आपको ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप में एक खूबी है कि आपने 10th पास कर ली है, और दूसरी खूबी है ये है कि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया है। तो हम आपको एक साथ ग्रुप में पढ़ा सकते हैं। तो हम एक ग्रुप के अंदर, एक क्लास के अंदर उन स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं जो किसी 1 या 2 कैरेक्टर्स में क्या है सिमिलरिटीज रखते हैं। बाकी कैरेक्टर में वो क्या होते हैं डिससिमिलरिटीज क्या है शो करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं कई क्लास बना देते हैं, और इस क्लास को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन करके हम उस ग्रुप में जो मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमने प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, 5 किंगडम में डिवाइड किया है। एनिमल्स को हमने थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, स्केलमेंथीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, एवीज, रेप्टिलिया, है ना, पीसीज, नाम कुछ सुने होंगे, मैमल्स। तो ये सब क्या है क्लासेस ही हैं, है ना। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप उनको फाइलम भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी वहाँ तक नहीं जाऊँगा, हम शुरुआती स्टेज के अंदर है। आपको केवल समझाने के लिए कि हमने क्लास बना दिए, उनके ग्रुप बना दिए, और उस ग्रुप में हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं उनकी सिमिलरिटीज़ की और उनमें मिलने वाले कैरेक्टर्स की। कुछ तो सिमिलरिटीज़ वो रखते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा था कि हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी हम कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी है, ये जो वर्ड है, जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, ये दिया था एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है A.P.D. कैंडोले। A.P.D.
कैंडोले, इन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया था। और इनकी जो बुक है ना, उस बुक का नाम अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, है ना। वैसे इसका जो रियल नेम है ना, वो है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी क्यू, लेकिन अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं थ्योरी ऑफ, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ये इनकी बुक का नाम है। क्लियर। जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है सबसे पहले एपीडी कैंडोले ने प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था, और इनकी जो बुक का नाम थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, अगर इसका रियल नाम है एलिमेंट्री बॉटनी डी ला बॉटनी क्यू। तो हम टैक्सोनॉमी में क्या है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो बेटा टैक्सोनॉमी में सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स कौन सी हैं, हम पहले उनकी स्टडी करते हैं। स्टेप्स किस तरह से हम इंक्लूड करते हैं। पहली स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। दूसरी है नॉमेनक्लेचर। क्लियर। पहली है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर एंड तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्लियर। एंड फोर्थ एफिनिटीज। एफिनिटीज। क्लियर। तो टैक्सोनॉमी में हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लीजिए ये एक स्पीसीज नई डिस्कवर हुई है, तो सबसे पहले मुझे इसकी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो आप किसी भी चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए काऊ आज तक देखी नहीं है, आप काऊ है, तो पहले आपको करना पड़ेगा इसके कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की या स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन आप उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही कर सकते हैं। आप इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, क्लियर, इसकी स्पेसिफिकनेस पढ़ेंगे, उसी के बारे में आप क्या है उसकी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है, और उसके कैरेक्टर्स अगर नई स्पीसीज है तो हम उसकी क्या है कैरेक्टर्स की उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, और कैरेक्टर्स के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्पीसीज न्यू है या ओल्ड है। न्यू है तो फिर हम उसका नाम रखते हैं। नॉमेनक्लेचर की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। कहानी क्या है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, पहले के समय में क्या है कि जो आपके हिंदी में बोलूँ तो जो संचार के साधन है, आपके जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इतना डेवलप नहीं था। क्लियर। किसी पर्टिकुलर इलाके में, ठीक है, इस अर्थ पर कैसे विलेज बने वो कहानी कभी बाद में सुनाएंगे आपको, है ना। हिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
पर जैसे मान लीजिए कहीं अलग अलग जहाँ पर एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ पर वाटर है, वहाँ पर अलग अलग गांव बस गए, ठीक है, गांव बस गए, कहीं पे शहर थे, है ना। पहले के शहर आप जानते हैं राजा महाराजाओं के थे, वो नगर हुआ करते थे, शहर तो नहीं बोल सकते, नगर हुआ करते थे, वो कहीं पे गांव। तो देखिए उस वक्त कम्युनिकेशंस नहीं था, है ना, कि कम्युनिकेशंस के लिए क्या थे आप सब जानते हैं कि कुछ घुड़सवार हुआ करते थे, वो संदेश को एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाने का काम किया करते थे, या फिर कोई एक पर्सन एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, या किसी नगर जा रहा है, या नगर से शहर आ रहा है, तो लोग वह क्या करते थे, उसी को अपना संदेश दे दिया करते थे कि आप वहां जा रहे हैं तो आप हमारा संदेश उन लोगों तक पहुंचा देना। ये एक साधन था, इसमें कई दिन लग जाया करते थे, है ना, और उसके बाद रिप्लाई आने में भी क्या है, कई टाइम लग जाता था। वो जमाना दूर नहीं है हमारे से भी, है ना, हम उस टाइम को भी सरवाइव कर चुके हैं जब टेलीफोन नहीं थे, है ना। अब आपके इस टाइम में तो पैदा होते ही आपके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, हमारे टाइम एक कम से कम 10-15 बोलूँ तो मैं 15 साल तक की एज हमने ऐसी ही निकाली है कि जिसमें मोबाइल नहीं थे, है ना। पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी, है ना, कुछ ऐसे डाक विभाग के कुछ कार्ड आया करते थे, उसमें हम संदेश लिखा करते थे, वो लैंग्वेज, है ना, आदरणीय चाचा जी एंड चाची जी, है ना, हम सब यहाँ कुशल मंगल है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कुशल मंगल हैं, आगे समाचार ये है कि, है ना, ऐसे तो उसको लिखा करते थे। उसके बाद उसको एक लाल रंग के जो डब्बे, है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस के पास में है एक डब्बा, इधर अपने महाराणा प्रताप स्कूल का चौराहा है ना, वहाँ पर था, उस डब्बे में डाल के आते थे। फिर डाकिया उसको एक टाइम होता था पर्टिकुलर, उस पर लिखा रहता था कि हाँ भाई इतने बजे इसको डाकिया इस डब्बे को खोलने आएगा, तो उसमें से वो डाक निकालता था। फिर एक दिन उसकी छटनी होती थी, ऐसे है ना, उसको पहुँचने में 7 दिन लग जाते, ठीक है। 7 दिन के बाद वो लोग उसको पढ़ते, उसका रिप्लाई वो कितने दिन में दे रहे हैं, फिर वहाँ से 7 दिन में आने के बाद तो मेरे ख्याल से कम 1 महीना लग जाता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फादर के भी कुछ लेटर अंतर्देशी जो कम्युनिकेशंस हैं वो रखे हुए हैं मेरे पास संभाल के, अच्छा लगता है। तो आप सोचिए जब मेरे समय में, मेरे चाइल्डहुड के स्टेज में ही 15-15 दिन या एक महीना लग जाया करता था, जिस वक्त तो हमारे पास डाक विभाग था, पोस्टल डिपार्टमेंट था। उस वक्त तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी था, हाँ, राजाओं का अपना एक पोस्टल डिपार्टमेंट था, लेकिन वो शाही परिवारों के लिए ही था, शाही लोगों के लिए था। लेकिन लोगों के लिए तो सिंपल था कि अगर कोई वहां जा रहा है तो वो उस इंसान को अपनी जो है पहुंचा दिया करते थे। दूसरी चीज, अगर गांव के लोगों को कोई संदेश पहुंचाना है तो गांव के बाहर एक ड्रम रखा करते थे, बड़े बड़े ड्रम जो है उनको बजाया जाया करता था, डम डम डम, गांव वालों को सचेत किया जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। तो मेरे कहने का तो ये है। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, लोग बैलगाड़ियों से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, है ना। पहुंचने में ही, जैसे मान लो यहाँ से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो वैसा दिल्ली जाने में कोई महीने लग जाया करते थे, है ना। पूरे दिन भर चलते, शाम को जो भी गांव आता, गांव के बाहर विश्राम गृह बनाए जाते थे। अगर आप गांव से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि गांव के बाहर पुराने कोई विश्राम गृह होते थे जहाँ पर वो लोग रुका करते थे, वहाँ पर अपना खाना बनाया करते थे, या गाँव वाले उस अतिथि के लिए खाना प्रोवाइड कराया करते थे। तो गांव के बाहर विश्राम गृह हुआ करते थे। अगले दिन वो सुबह उठते, फिर अपने सफर पे चल लिया करते थे। लेकिन आज तो दिल्ली पहुंचने में आपको कितनी देर लगेगी? फ्लाइट से जाओगे तो 45 मिनट में, बस से जाओगे तो ज़्यादा ज़्यादा आप 5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन उस वक्त तो कई दिन लग जाया करते थे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या था, बहुत इतना डेवलप नहीं था। तो ऐसे टाइम में क्या है कि अगर कोई गांव का पर्सन किसी एनिमल या प्लांट को देख रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया करता था। हमारे भारत के लिए तो कहा जाता है कि यहाँ पर हर 14 मील की दूरी पर या इतने कोस्ट पर, मुझे याद है ना, ऐसा कि बोलियां चेंज हो जाती है। सही बात है। अगर आप यहाँ से थोड़ा टॉप की साइड जाएंगे, अजमेर की साइड में जाएंगे, या इधर सीकर की साइड में जाएंगे, तो किसी प्लांट या किसी वेजिटेबल का नाम, किसी फ्रूट का नाम आपको अलग मिलेगा, है ना। आप यहाँ उसे अलग कहेंगे। आप जैसे बथुआ है, अपने यहाँ पर बथुआ कहते हैं, है ना, हिंदी के अंदर। और अगर आप टोंक की साइड में जाएंगे तो वहाँ उसको पाथली, बांथली ऐसे कुछ कहते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई क्या वेजिटेबल है, कि जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा यार हमारे जयपुर में तो इसको बथुआ कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इतना कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो लोगों ने, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने किसी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के नाम अपनी लोकल लैंग्वेज में रख दिए
जो भी इनकी लोकल लैंग्वेज होगी। लेकिन लोकल लैंग्वेज में रखने का क्या कारण है, जब साइंटिफिक युग आया तब क्या है कि एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए मैंने किसी स्पीसीज पे रिसर्च कर रहा हूं, तो वो रिसर्च एक जर्नल में पब्लिश कराना पड़ता है, और वो जर्नल अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास जाता है। जरूरी नहीं है इंडिया की, इंडिया से बाहर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास वो जर्नल जाता है। वो जो आपका आर्टिकल है वो जाता है, वहाँ के साइंटिस्ट उसको पढ़ते हैं और उस पर अपने कमेंट्स देते हैं। कमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कमेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। मोस्टली वो कमियां ही निकालते हैं, क्योंकि कमी निकालते हैं तो साइंटिस्ट जिसने रिसर्च किया है वो उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है, और कमियां दूर करने के बाद ही उसके रिसर्च के अंदर क्या होती है, प्योरिटी आती है ना। अगर कोई मेरे को मेरी कमियां बताएगा और मैं इस कमी को दूर करूंगा तो मेरे में क्या होगा, उतनी प्योरिटी आएगी ना। तो कमियों से डरना नहीं चाहिए, हर इंसान के अंदर कमी होती है, कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जो लोग आपकी कमियां बताते हो उनको थैंक्स करना चाहिए कि थैंक्स, आपने मेरी कमी को बताया, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं कि निठल लेके तेरे हाँ भाई ठीक है मेरी मर्जी, मैं तो ऐसा ही करूंगा, है ना। ऐसे लाइफ नहीं चलती, लाइफ में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए, अब मैं आप मेरे को ही ले लें, अगर मान लीजिए मैंने एक स्पीसीज है, जैसे है बॉस इंडिका, मैंने एक स्पीसीज है बॉस इंडिका, मैंने उस पर रिसर्च करा, क्लियर। अब मैंने उस पर रिसर्च करा है, ठीक है, और ये अब आप सोचें, मैं आपसे कहूँ कि बॉस इंडिका के मिल्क के अंदर ये मिलता है, बॉस इंडिका के मिल्क के अंदर, यूरिन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये मिनरल्स मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सॉरी आप उसको जानते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में उसको कोई अलग नाम दिया गया है, और मैं यहाँ पर जो नाम बोल रहा हूँ वो अलग लैंग्वेज में है ना। जैसे चूहे को कुछ लोग मूसक बोलते हैं, है ना, कुछ लोग उसको रैट बोलते हैं, कुछ चूहा बोलते हैं, है ना, और कुछ लोग उंदरा बोलते हैं। तो सबकी लैंग्वेज के अपने अलग नाम है। लेकिन एक प्रॉब्लम आने लगेगी साइंटिफिक नॉलेज में कि जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ की रिसर्च करता है तो अदर कंट्रीज के या अदर लैंग्वेज से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, वो उस स्पीसीज को नहीं समझ पाते। तो इस कमी को दूर करने के लिए, मैं बॉस इंडिका गाय की बात कर रहा हूँ, काऊ की बात कर रहा हूँ, काऊ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिका होता है, समझ गए आप। तो बस यही प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम एक साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि ठीक है किसी स्पीसीज के नाम उसकी लोकल लैंग्वेज में रखे गए हैं, वो भी चलते रहने चाहिए, लेकिन उस स्पीसीज का एक यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक मतलब जो पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही हो, क्लियर, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो, उसका कोई दूसरा नाम ना हो, यूनिक हो, क्लियर। और उस यूनिक नेम को अप्रोच दी गई साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक अप्रोच दी गई साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट, ये आवश्यकता फील हुई कि किसी भी स्पीसीज का नाम एक यूनिक नेम होना चाहिए, जिसको साइंटिफिक नेम दिया गया। तो यहां से साइंटिफिक नेम का जो अप्रोच है वो क्रिएट हुआ, आप समझ गए होंगे। अब ये है कि इसका साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाए। कुछ है जिन्होंने सजेस्ट किया कि सबका अलग अलग एक एक नाम रख दिया जाए एक एक वर्ड के अंदर, तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम थी कि कितनी स्पीसीज हैं, एक एक नाम रखेंगे, कहाँ तक याद करते फिरेंगे। फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने स्पीसीज के नाम 2 वर्ड में देना चालू किया। 2 वर्ड, एक वर्ड उसके जेनेरा को आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफिकेशन से लिया गया जेनेरा, और एक उसकी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करता है, क्लियर। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम क्लासिफिकेशन में कुछ हिरार्ची पढ़ेंगे, उस हिरार्ची की सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है जेनेरा और ऑर्डर। तो किसी भी स्पीसीज का नाम का फर्स्ट नेम उसका जेनेरा को आइडेंटिफाई करेगा और सेकंड नेम उसकी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेगा, और यही उसका साइंटिफिक यूनिक नेम होगा। तो बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। तो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले देखो, जो इस 2 वर्ड में नाम देने की जो मेथड्स को बोलते हैं बायनोमियल, बाय मतलब 2, नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम 2 वर्ड में दिए जाएंगे, बायनोमियल, नोमेनक्लेचर।
या बाइनोमियल सिस्टम बोल सकते हैं इसको, है ना, बाइनोमियल सिस्टम। और ये दिया था जिनको कहते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कौन है? कैरोलस लीनियस। ये सबसे पहले इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था, है ना। बोले तो सबसे पहले इन्होंने प्रैक्टिस में लेके आए थे, इसलिए इनको कहा गया फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गैस्पार्ड बहिन। इनकी बुक्स है पिनॉक्स। इन्होंने अपनी बुक के अंदर सबसे पहले इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्या है, सजेस्ट किया सबसे पहले। लेकिन फिर भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फादर हैं उनके लिए कैरोलस लीनियस को ही जाना जाता है, बिकॉज इन्होंने दे दिया लेकिन ये इसको प्रैक्टिस में ला पाए, ये इसको बस अपनी नोट बुक के अंदर इन्होंने इसको डाल दिया, इसको ये प्रचलन में लेके नहीं आ पाए। लेकिन जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने इसको अपने प्रैक्टिस में लेके आए, और कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल के नाम भी इन्होंने क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दिए। जो प्लांट हैं, एक सेकंड में देख लेता हूं कि जो मैं नीचे लिख रहा हूं तो आपके कैमरे में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। जो प्लांट हैं उनके नाम तो, उनकी जो बुक है उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। और जो एनिमल है उनके नाम बाइनोमियल नाम, वो उनकी बुक्स है, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और इसका 10th एडिशन था, है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। एडिशन क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, कुछ प्लांट के साइंटिफिक नेम दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और वो उनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, बुक का नाम याद रखें। और एनिमल का नाम जिन्होंने बुक में दिया उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इसके 10th एडिशन में, एडिशन भी याद रखें, एग्जाम पूछते हैं एनिमल का नाम। बेटा एक चीज हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बुक पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1 मई 1753 में, और ये सिस्टेमा नेचुरी ये पब्लिश हुई थी इसका जो 10th एडिशन 1 अगस्त 1758 में। क्लियर? अब एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या कि 1 मई 1753 से पहले जो भी प्लांट के साइंटिफिक नेम रखे गए हैं वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इसके बाद इन्होंने जो बुक में प्लांट के नाम दिए गए हैं वो उसी रूप में माने जाएंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो बुक में नाम दे दिए वो आज भी उसी रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे ही 1 अगस्त 1758 से पहले जो भी नाम दिए गए हैं किसी भी एनिमल के वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं। हाँ, इन्होंने जो अपनी बुक में जो एनिमल के नाम दिए गए हैं वो उसी फॉर्म में, उसी रूप में क्या है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब जो नई स्पीसीज या जिनके नाम इन्होंने नहीं दिए हैं उनके नाम के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए। प्रोटोकॉल ग्रुप ऑफ लॉज होते हैं जिनको एक साथ फॉलो करना पड़ता है ना। मैं आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो बॉटनी से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो कहलाते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इनको फॉलो करते हुए कोई भी नाम रख सकता है साइंटिस्ट, कोई भी नाम, है ना। और जूलॉजी के लिए है
ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अभी कौन कौन से लॉज हैं ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको नोट्स हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट होगा हम आपको उसकी DPP या प्रॉब्लम शीट आपको देंगे, आप उसको सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो तो हमसे कंसल्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासेस में। बाय।